हेलो एवरीवन, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। आज अधिकारों के बाहर कार्य का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट। अधिकारों के बाहर कार्य का सिद्धांत मतलब ऐसे कार्य जो अधिकारों के बाहर होते हैं, बियॉन्ड द पावर होते हैं। मैंने आपको मेमोरेंडम के बारे में जब बताया था तो उस समय कहा था कि मेमोरेंडम किसी भी कंपनी का, मेमोरेंडम मींस आई मीन टू से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी कंपनी का वो चार्टर होता है, अधिकार पत्र होता है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को के अधिकारों के बारे में हमें बताता है, उसके जो पावर होती है उसको डिफाइन करता है और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है कि कंपनी का अधिकार क्षेत्र क्या रहेगा, वो कहाँ तक काम कर सकती है और किस सीमा के बाहर वो नहीं जा सकती है। तो ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो सिद्धांत है, ये हमें उन कामों के बारे में या उन एक्ट के बारे में बताता है जो कि कंपनी की सीमा के बाहर होते हैं या सीमा नियम के बाहर होते हैं। यानी ऐसे कार्य जो सीमा नियम के बाहर होते हैं, कंपनी की पावर या उसकी शक्ति के बाहर होते हैं, उसे हम अधिकारों के बाहर कार्य कहते हैं। शक्ति बाह्य कार्य उसे हम कह सकते हैं और इंग्लिश में कहें तो अल्ट्रा वायरस एक्ट यानी बियॉन्ड द पावर। तो ये काम इस तरह के होते हैं कि ये कंपनी की सीमा के बाहर होते हैं। कंपनी की सीमा का मतलब ये कि ये सीमा नियम के बाहर होते हैं और सीमा नियम के बाहर जब कोई काम होता है या जब कोई सीमा नियम के बाहर कार्य कर दिया जाता है तो ऐसा कार्य कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है, वैध नहीं हो सकता है। चाहे सदस्यों की, संचालकों की कोई भी मीटिंग बुला ली जाए, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिए जाए, चाहे उसका रेटिफिकेशन कर दिया जाए, फिर भी हम उसे वैलिड नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो बियॉन्ड द पावर है। और बियॉन्ड द पावर जो एक्ट होते हैं उनका इम्पैक्ट जीरो होता है। इस तरह के जो एक्ट होते हैं या काम होते हैं वो जीरो इम्पैक्ट वाले होते हैं, वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं, व्यर्थ माने जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस तरह के जो एक्ट होते हैं, इन एक्ट्स के लिए कंपनी की कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। कंपनी का कोई वैधानिक उत्तरदायित्व या वैधानिक दायित्व बनता ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे काम किए ही न जाएं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे काम हो गए हैं या इस तरह के कामों का नेचर क्या होता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई काम अल्ट्रा वायरस है और कोई काम इंट्रा वायरस है। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, उद्देश्यों के विरुद्ध, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। दूसरा, उद्देश्यों से परे, इन एक्सेस ऑफ स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि उद्देश्यों के विरुद्ध है। उद्देश्यों के विरुद्ध का मतलब जिस समय हम मेमोरेंडम बनाते हैं, मेमोरेंडम में जो पहला क्लोज हमारा होता है, पहला क्लोज तो नहीं कहूँ मैं उसको, एक जो क्लोज होता है वो उद्देश्य क्लोज होता है। और उस उद्देश्य में यानी जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, जो उद्देश्य वाक्य होता है, उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या जिन एक्ट को करने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यदि कोई ऐसा काम हो रहा है जो उन उद्देश्यों के विरुद्ध है, यानी जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसके विरुद्ध है, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, तो ऐसा काम क्या होगा? अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा। इसी तरह से उद्देश्यों से परे, इन एक्सेस ऑफ स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का आपका स्कोप है, जो उद्देश्यों का क्षेत्र है, जो उसका एरिया है, वह उस एरिया में आता ही नहीं है, उसके बाहर का है, वो उसमें कहीं नहीं है, तब भी हम इस तरह के एक्ट को कहेंगे अल्ट्रा वायरस एक्ट। और इस तरह के जो दोनों ही काम हैं, चाहे वे अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी है, चाहे इन एक्सेस ऑफ स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट हैं, तो वे सारे के सारे अल्ट्रा वायरस एक्ट ही माने जाते हैं। और अल्ट्रा वायरस एक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं होता, उन्हें कभी भी एनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है। कंपनी को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी की कोई लायबिलिटी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए या इस तरह के एक्ट के लिए क्रिएट नहीं होती है।
अधिकारों के बाहर कार्य के सिद्धांत के बारे में जो सबसे पहले जिक्र हुआ वो हुआ है एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिके के मामले में। और इस मामले में डिसीजन देते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये लिखा कि अधिकारों के बाहर किए गए सभी अनुबंध व्यर्थ होते हैं। मतलब अल्ट्रा वायरस एक्ट करते हुए आपने कितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हों, कितने ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों न किए गए हों, दे ऑल आर वॉइड। और उन्हें कभी भी आप सपोर्ट करके, उनका रेटिफिकेशन करके, रिजोल्यूशंस पास करके, कुछ भी करके आप उन्हें वैलिड नहीं बना सकते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए व्यर्थ ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकारों के बाहर कार्य के सिद्धांत का मतलब ऐसे काम होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंपनी के सीमा नियम के बाहर होते हैं और उन्हें कभी भी वैलिड नहीं बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी तरह के काम जो सीमा नियम के बाहर होते हैं क्या वो अनलॉफुल होते हैं, क्या वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं, इसलिए उनका रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता? तो ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉफुल होते हैं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होते, लेकिन चूंकि वो सीमा नियम के बाहर होते हैं, अगेंस्ट मेमोरेंडम होते हैं या कंपनी के उद्देश्य वाक्य के बाहर के होते हैं, अगेंस्ट ऑब्जेक्ट क्लोज होते हैं, लेकिन वो अनलॉफुल नहीं होते, लॉफुल ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो बियॉन्ड द पावर होते हैं, अल्ट्रा वायरस होते हैं, इसलिए उन्हें हम वैलिड नहीं बना सकते हैं। तो इन कामों में जरूरी नहीं है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट में कोई अनलॉफुल एक्ट आए या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी का कोई मामला आए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अल्ट्रा वायरस एक्ट का नेचर कौन कौन सा होता है, हम किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि कोई काम कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरस एक्ट है? तो इसमें 3 चीजें हैं जो उद्देश्यों में नहीं है, नॉट इंक्लूडिंग इन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। जो उद्देश्य में नहीं लिखा है, कंपनी जब उद्देश्य वाक्य बनाती है तो सिर्फ वे काम बताती है जो वो करने जा रही होती है या जिन कामों के लिए उसका फॉर्मेशन हुआ है या उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में वे एक्ट जो ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखे ही नहीं गए हैं वो कंपनी कभी भी नहीं कर सकती है। उसको वो एक्ट करने का या वो काम करने का या उस तरह के नेचर के कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और यदि वह अपनी इस सीमा को क्रॉस कर जाती है तो ऐसे काम अल्ट्रा वायरस एक्ट ही होते हैं जो उद्देश्य में नहीं आते हैं। सेकेंड थिंग, सहायक कार्य। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं उनके साथ साथ चलते रहते हैं। उद्देश्यों को, उन जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ साथ कुछ काम ऐसे होते हैं जो सहायक के तौर पे, सपोर्टिंग एक्टिविटी के तौर पे चलते रहते हैं। तो यदि वो काम इस तरह के कामों में भी नहीं आता है तो भी वो अल्ट्रा वायरस एक्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उद्देश्य प्राप्त करना असंभव हो जाए। मतलब कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, उसका जब समामेलन होता है तो उस समय ऑब्जेक्ट क्लोज में वही चीजें लिखी जाती हैं जिन चीजों को करने के लिए या जिन एक्ट्स को करने के लिए हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन कई बार ये होता है कि जिस समय इनकॉर्पोरेशन होता है उस समय तो हमें ये लगता है कि हम ये सारे काम कर लेंगे, हम इन एक्ट्स को कर पाएंगे और हमारे लिए ये पॉसिबल है। लेकिन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये लगता है कि हमारे लिए उन ऑब्जेक्ट को अचीव करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उन ऑब्जेक्ट को छोड़कर किन्हीं दूसरे ऑब्जेक्ट की अचीवमेंट के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वहां आपको कंपनी का वाइंडिंग अप ही करना पड़ेगा, उसे समाप्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिन उद्देश्यों के लिए आपने कंपनी को बनाया है, उसका निर्माण किया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करना यदि इम्पॉसिबल हो जाए तो आप कोई दूसरा काम करने
की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो यदि आपने ऐसा कर दिया है कि ऑब्जेक्ट कंपनी का अचीव करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया और आपने कोई दूसरा काम करना शुरू कर लिया, तो ऐसी स्थिति में वो इम्पॉसिबल जो असंभव काम था या जो उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते थे नहीं प्राप्त कर पा रहे और दूसरा काम आपने शुरू कर लिया, तो वो दूसरा काम आपका अल्ट्रा वायरस एक्ट ही माना जाएगा, अधिकारों के बाहर कार्य माना जाएगा। तो अधिकारों के बाहर कार्य का सिद्धांत आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस केस लॉ के बारे में बात करेंगे, एशबरी रेलवे कैरिज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिके के केस के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस केस में इस अल्ट्रा वायरस एक्ट के डॉक्ट्राइन का जो उत्पत्ति हुई या सबसे पहले जिस केस में इस सिद्धांत का जिक्र हुआ था, हम इस केस के बारे में बात करेंगे। ये केस लॉ आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।